मैं कमला सिंह तरकस और आज उस कड़ी में जो कुछ खास लोगों से हम आपकी बात कराते हैं, आपसे रूबरू कराते हैं, इसी क्रम में आज एक और शख्सियत हैं हमारे साथ जो लीग से हटकर जीवन जीने वाले हैं। कह सकते हैं कि क्रांतिकारी सोच के जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने मिशन के लिए लगाया। ऐसे हमारे साथी सूरजपाल जी आज हमारे साथ हैं और हम इनसे बात करेंगे और उद्देश्य होगा कि नई पीढ़ी भी समझ सके कि ऐसे दीवाने जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी इस काम के लिए लगा दिया कि हमारा समाज जागृत हो सके, जागरूक हो सके और उसमें खुशहाली आ सके। तो मैं उनसे पहला सवाल यही करूंगा जो हमारे सामने हैं, सूरजपाल जी कि आपको इस तरह का जीवन जीने की प्रेरणा कैसे मिली? आप किन से प्रभावित होकर के ऐसा निर्णय लिए? आपने शादी विवाह भी नहीं किया जी, ये सही है? जी हाँ। तो जो मेरा सवाल है कि आप कैसे प्रेरित हुए कि मैं इस तरह का जीवन जीऊंगा? देखिए, मेरी सोच जो विकसित हुई, मैं कानपुर में पैदा हुआ। थोड़ी बात तेज रहे। हाँ मेरे पिता एक फैक्ट्री वर्कर थे और फैक्ट्री वर्करों के बीच में रह करके उनका जीवन जो मैंने देखा और उनका जो जीवन संघर्ष मैंने देखा। मेरे पिता भी उनके ट्रेड यूनियन में काम करते रहे हैं और उनकी हड़तालें मैंने लंबी लंबी देखी, उनके आंदोलनों को भी मैंने लंबा लंबा देखा। जैसा कि मैं बचपन से देखता चला आ रहा हूँ। पिताजी का क्या नाम था? श्री बनारसी। मेरे पिता का नाम श्री बनारसी। और आपका मूल गांव? मूल गांव मेरा ये आज की तारीख में रसूलपुर बरवा जो है तहसील निजामाबाद में पड़ता है, ब्लॉक मिर्जापुर, डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़। तो एक प्रेरणा लोगों से मिलती है कि कैसे जो दीनहीन लोग हैं, जो अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहते हैं, इतना परिश्रम करने के बावजूद भी लोगों का जीवन सुखी नहीं हो पाता, उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते, उनके बच्चों के पास कपड़े लगते नहीं हैं, यदि वो बीमार होते हैं तो उनके लिए अस्पताल में भी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं। तो यहीं से मेरी सोच बनना शुरू हुई, चूँकि स्वयं हमने अपने पिताजी को देखा और पिताजी लंबे लंबे हड़तालों में शामिल रहे, लंबी लंबी हड़तालों में। बल्कि मुझसे एक बड़े भाई थे जिनका नाम ही मोहल्ले वालों ने हड़ताल ही रख दिया था, हड़ताल के समय पर पैदा हुए। तो ये प्रेरणा मिलती चली गई और उस प्रेरणा के बाद फिर तमाम सारे ऐसे जो सामाजिक राजनीतिक काम करने वाले लोग रहे, उनके साथ भी मेरा एक संपर्क हुआ। इस देश में तरह तरह के जो आंदोलन चल रहे हैं और ख़ास करके जेपी का जो आंदोलन आया, और जेपी के आंदोलन में देश में एक उभार आया जनता का, और जनता ने महसूस किया कि नहीं, हम किसी एक ऐसे कटघरे में बंद कर दिए गए हैं जहां ना हमें बोलने की आज़ादी है, ना अपने अधिकार को मांगने की आज़ादी है। यदि अधिकार मांगा भी जा रहा है तो उसके बदले में उनको लाठी और गोलियां मिलती हैं। यहीं से सोचने और समझने की क्षमता मेरी विकसित होती है। हमारे पिताजी के और जो मित्र थे, जो कहीं ना कहीं फैक्ट्री वर्कर थे और फैक्ट्री वर्करों के बीच में वो काम करते रहे, और उनसे एक सामाजिक राजनीतिक सोच मेरी विकसित होती गई। तो मेरे एक जहन में आया कि क्यों ना ये शोषित पीड़ित जो मानव समाज है, और इसको एक सोच और एक समझदारी की ज़रूरत है, और इसके बीच में रह कर के अपनी भी समझदारी मुझे एक विकसित करने की ज़रूरत है। और मैं उस समझदारी को विकसित करता रहा, अपने तरीके से कुछ पत्रिकाएं पढ़ता रहा, अध्ययन करता रहा। अध्ययन के दौरान विभिन्न विचारधाराओं के लोग मिलते गए, लेकिन अंत में ये समझ में आया जब मैंने राहुल जी को पढ़ा, खास करके आजमगढ़ में आने के बाद, तो पूरे विश्व उनको कहाँ तक बात पहुँची थी, चला दीजिए। को पढ़ने के बाद और जितना मेरा ज्ञान है, जितनी मेरी शिक्षा समाज में रह कर के लोगों के साथ में विकसित हुई, इतनी तो समझदारी विकसित होती है कि हजारों हजार साल से इस मानव समाज में लोगों का शोषण हो रहा है। मानो मानो एक समान भी नारा लगता है, लेकिन कहीं से भी मानव एकता दिखाई नहीं देती है। और जब
उसको गहराई से अध्ययन करते हैं तो ये पाते हैं कि नहीं, ये समाज वर्गीय है, ये समाज वर्गों में विभाजित है। एक तरफ अकुश संपत्ति के मालिक हैं, एक तरफ बड़े ज़मीन के मालिक हैं, एक तरफ बड़े धन दौलत के मालिक हैं, बड़े कल कारखानों के मालिक हैं, और दूसरी तरफ घिसट घिसट करके ज़िंदगी जीने वाला ये समाज, ये मजदूर और किसान के ये बेटे और बेटियां, जिनका आज भारत में कहीं से भी मेरे देखने में कोई भविष्य उज्जवल नज़र नहीं आता है। कहाँ तो हमारे शासकों ने कहा था, और भारत के संविधान में समाजवादी शब्द भी जोड़ा गया था कि भारत, और खास करके इंदिरा जी ने कहा था कि भारत में हम समाजवाद लाएंगे। तो समाजवाद लाने की बजाय लूट तो पहले से ही हो रही थी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां पहले से ही भारत में कायम थी। फिर उनके बेटे राजीव गांधी आते हैं, नई आर्थिक नीति लेके आते हैं, और उसके बाद फिर बीपी सिंह आते हैं, और इस समाज को एक धोखे की राजनीति के तहत खड़ा किया जाता है। मोरारजी देसाई जैसे लोगों ने मंडल कमीशन को गठित किया, और मंडल कमीशन की रिपोर्ट भी आई, लेकिन इतना संघर्ष होने के बावजूद भी उसको लागू नहीं किया गया। मेरा ये मानना है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को अगर उस समय भी लागू कर देते तो नई आर्थिक नीति के तहत भारत की जो पुरानी आर्थिक नीति थी उसकी अपनी जो संप्रभुता थी, और थोड़ी बहुत भी जो उसकी आत्मनिर्भरता थी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आमंत्रण दे करके तमाम सारी फाइनेंसिंग कंपनियां आ रही है, तमाम सारी महिलाओं को उसमें बरगला करके उनसे ब्याज के नाम पर लूट किया जा रहा है, तमाम सारा एग्रीकल्चर के नाम पर जो सरकारों ने योजना बनाई, कुल मिलाकर के इस देश में 3.5 लाख किसानों से भी ज़्यादा लोगों ने अपनी आत्महत्या कर ली। रोज़ अखबारों में पढ़ने को आता है कि एक नौजवान ने बेरोजगारी से तंग आकर के फांसी लगा दी, सल्फास की गोली खा ली। लेकिन सरकारें क्या कहती हैं कि पारिवारिक कलह से वो मरे। मैं ऐसा नहीं मानता। पारिवारिक कलह भी तो आज का जो सामाजिक राजनीतिक ये ढांचा है, पारिवारिक कलह भी तो आर्थिक कलह से शुरू होती है, और उस नौजवान को तमाम सारा प्रताड़ना सुननी पड़ती है कि आवारा घूम रहा है, पढ़ लिख दिया है, हमने इसको पढ़ा लिखा दिया है, लेकिन कहीं कोई रोजगार नहीं। यदि आज की रोजगार की बातचीत की जाए, और यदि जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम से भी बातचीत की जाए, तो जो भी हमारे यहाँ उपक्रम थे, जो भी संसाधन थे, जो भी नवरत्न कहे जाते थे, एक एक करके अभी तक की सारी सरकारों ने उसको बेचने का और उसमें पूंजी निवेश करने का काम किया है। और मंडल कमीशन ऐसे समय ला करके लागू किया गया कि जब भारत से रोजगार को गायब करने की नीतियां आना और बनना शुरू हुई। डंकल प्रस्ताव से लेकर के विश्व व्यापार संगठन तक जो बना आज, तो उसके पीछे तर्क क्या था कि ये जो पूरे विश्व में जो लुटेरी ताकत है, जो नौजवानों का खून चूसती है, और भारत में पूंजी निवेश जो कराया जा रहा है, चाहे कोई भी कराए, चाहे वर्तमान सरकार कराए, वो इसलिए कराया जा रहा है कि अमेरिका, जापान, इंग्लैंड का उद्योगपति वही काम जो भारत के नौजवानों से कराना चाहता है, जिसने एमटेक किया है, जिसने बीटेक किया है, जिसने एमसीए किया है, जिसने बीसीए किया है, या वो एमएससी या बीएससी है, उसी काम का वहाँ पर इंग्लैंड में अगर वो रोजगार मिलता उसको, वहाँ के नौजवान को, तो 4 लाख रुपए दिए जाते। भारत का नौजवान 10,000, 8,000, 12,000 रुपए में उसी काम को कर रहा है। और पूरी दुनिया में एक जो मानक बनाया गया कि मनुष्यता ये कहती है कि पशुओं जैसा लोगों से काम न लिया जाए, लेकिन अफसोस कि भारत का सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुका है, फैसला दे चुका है कि भारत का कोई भी कल कारखाना मालिक 18,000 से कम अपने वर्कर को न दे। अभी तो नौजवानों को फ़ोन किया जाता है जो गांव गली से गए हुए हैं, दिल्ली, पंजाब, लुधियाना, वो बोलते हैं मालिक बोल रहा है कि 7,500 रुपये में काम करना हो तो करें। गांव के आसपास के नौजवान जो सऊदी, दुबई से आए हुए हैं, जद्दा से आए हुए हैं, कुवैत से आए हुए हैं, वो बोल रहे हैं कि हमारा मालिक सिर्फ उसने हमको बैठाल करके जाना चाहते जाना। तो वो सब ये चर्चा में बोल रहे हैं कि हमारा मालिक बोल रहा है कि आप एग्रीमेंट भारत सरकार के थ्रू करके आए थे कि आपको 300 रियाल, 1200 रियाल दिया जाएगा। बोलने कि अगर आप 500-600 रियाल पर काम करना हो तो करिए, और नहीं तो जब फ्लाइट चालू होगी तो आपको भेज दिया जाएगा। तो इन हालातों में ला करके देश को खड़ा कर दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू से लेके अभी तक भारत की कुल आबादी का 2% लोग भी
परमानेंट जॉब में आज तक नहीं जा पाए। तो ये इस देश के नौजवानों के लिए सबसे बड़ी विडंबना, और इसलिए भी है कि हमारे शासक ही बोलते हैं कि आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, और भारत दुनिया का यदि युवा देश है, और जिस देश को एक नौजवान ने जगाया था जिससे मैं पूरी तरीके से प्रभावित हूँ उनके विचारों से, वो है भगत सिंह। और भगत सिंह ने सपना देखा था कि हमारी जो विचारधारा है, देश की लूट, नौजवानों की लूट, किसानों की लूट, मजदूरों की लूट खत्म करने वाला हमारे देश का नौजवान मजदूर किसान का बेटा ही है जो खत्म करेगा। भगत सिंह, बेशक उनको फांसी दे दी गई, लेकिन मैं मानता हूं कि भगत सिंह का जो सपना था, उनका जो विचार था, वो आज भी जीवित है। उनके सपनों का, उनके विचारों का भारत अभी तक नहीं बन पाया। मेरे जीवन की पूरी ये कोशिश है कि मैं कम से कम, मैं भगत सिंह तो नहीं हूं, ना भगत सिंह बन सकता हूं, लेकिन फिर भी मेरी ये कोशिश है कि मैं इस दबे कुचले, पीछे लूटे पीटे लोगों को, और ख़ास करके इस लॉकडाउन में लूटे पीटे लोगों को, मैं जब मैगजीन पढ़ता हूँ तो मैगजीन लिखते हैं लॉकडाउन का कत्लेआम। समझ में ये आता है कि ये लॉकडाउन बीमारी से बचाने के लिए नहीं, जैसे लगता है कि जनता का कत्लेआम हो गया। बेघर लोग हुए, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने मौखिक रूप से कहा, कोई कानून नहीं बनाया, कि ये जो मजदूर हैं, जिनको उन्होंने कहा कि फैक्ट्री मालिक उनको निकाले ना, उनको मजदूरी दे, इसके लिए वो कानून बनाना नहीं उचित समझे। कम से कम किसानों को उजाड़ने वाला कानून जब उनको बनाना होता है तो उसके लिए अध्यादेश लाते हैं, जो लड़ करके इस देश के किसानों ने एक नया भूमि अधिग्रहण कानून बनाया। मोदी जी उसके लिए तो अध्यादेश लाते हैं, लेकिन इस महामारी में मोदी जी एक भी अध्यादेश नहीं लाते कि ये नौजवान और ये मजदूर जिनको पलायन करके अपने घर की तरफ जा रहे हैं, उजड़ रहे हैं। माफ कीजिएगा, इतने विवेकशील प्रधानमंत्री ये कहे जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा कि सरकार इन लोगों को इनके घर तक क्यों नहीं पहुंचाती। ये सुप्रीम कोर्ट का कमेंट आता है, तब भारत सरकार जागती है और श्रमिक स्पेशल के नाम पर लोगों को उनके घरों तक भेजने का काम करती है। मौखिक आदेश दिया, आपको अध्यादेश लाना चाहिए था। 6 महीने तक का आपने लगभग लॉकडाउन और अनलॉक हो गया है, आज मार्च से जोड़ा जाए तो कम से कम इतने दिनों में जिन फैक्ट्री मालिकों ने अपने लेबरों को तनख्वाह नहीं दी, उनका तनख्वाह रोक करके रखा, उनको और मदद करने की बजाय, उनको खाना खिलाने की बजाय कुछ भी नहीं किया। ये इतिहास है। पहले कम से कम मैं देख रहा हूँ कि कम से कम 25-30 साल बाद ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो सिर्फ राजनेताओं की खबरें दिखाते रहते हैं, हम जैसे उजड़े हुए लोगों का, हम जैसे गरीब लोगों का, कारखानों से उजाड़ दिए गए लोगों का कोई भी हाल चाल नहीं छापता है। पता नहीं इनको क्या शर्म आई कि इन्होंने थोड़ा सा मजदूरों के प्रति हमदर्दी दिखाई कि मजदूर कैसे पैदल चल रहे हैं, कैसे वो सर के ऊपर अपना बक्सा लेके चल रहे हैं, कैसे उनके बच्चे घिसटते हुए चल रहे हैं, कैसे रास्ते में चलते हुए इन मजदूरों की पत्नियों के बच्चे हो जा रहे हैं और उनको भूख से तड़प करके रह करके मरना पड़ रहा है। तो ये इसको मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये देश की बहुत ही खराब हालत है। जब भारत दुनिया का सबसे युवा देश है तो पूंजी निवेश किया जा रहा है और भारत के जो सरकारी उपक्रम है उसमें उनको बेचा जा रहा है। ये तो 90 से हम लोग जानते हैं, जब बिजली उद्योग को प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन और सप्लाई के रूप में 3 खंडों में बांट दिया गया, उसी समय से हम लोग ये बोलते आ रहे हैं, पर्चा भी छापते आ रहे हैं कि सरकार की पूरी मंशा है कि जो इस देश की मेहनत कश और गरीब आम जनता की मेहनत से खड़े किए सरकारी उपक्रम घाटा दिखा करके बेच दिए जा रहे हैं। LIC को बेच दिया जा रहा है, बैंकों का जो है विनिवेशीकरण और निजीकरण किया जा रहा है, और सारे डिपार्टमेंट जो है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो रोडवेज हो, चाहे वो PWD हो, चाहे वो आपका वन विभाग हो, सब में पूंजी निवेश, सब में ठेका मजदूर। और जो पॉलिसी आई है इस समय, इन्होंने 3 कानून बनाया किसानों के नाम पर, किसानों के विकास के नाम पर, वो अटल जी ने भी बनाया था। अटल जी ने भी अपने टाइम पर कहा था कि मैंने आप लोगों को पूरी आज़ादी दे दी है, आप लोग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कहीं भी जा करके बेचिए। यहाँ सरकार के द्वारा जो नियुक्त तमाम सारे क्रय केंद्र हैं, ये गांव का गरीब किसान अगर 5 कुंटल 3 कुंटल लेके जाता है तो उसको लौट के आना पड़ता है। बोरी नहीं है, आपके धान में, आपके गेहूं में कूड़ा करकट है, ये कह करके उसको लौटाल दिया जाता है और बिचौलियों को ला करके उनका माल तौल करके, और ये तमाम सारा रेड हो रहा है, तमाम सारा पकड़ा जा रहा है। सरकार को सोचना चाहिए इसके ऊपर, ये क्या हो रहा है इस देश में। इस देश का नौजवान
जो 55 से 60% है, उसके लिए तो कोई भविष्य ही भारत में मुझे तो नहीं नजर आता। प्रधानमंत्री कभी बोलेंगे पकौड़े बेचिए, तो कभी बोलेंगे कि आप लोग खिलौने का उद्योग है और खिलौने उद्योग में बड़ा आगे चल करके चांस है, इसको आप लोग बेचिए। हमारे मित्र लोग, जो मैं तो व्हाट्सएप यूज नहीं करता, ना मेरे पास वो मोबाइल है, लेकिन हमारे मित्र लोग बता रहे थे, जो मोदी जी को सुनते थे, जो लाइक करते थे, कि 25 लाख लोगों ने उनको जो है अपने ट्विटर हैंडल से हटा दिया कि ये कैसे प्रधानमंत्री हैं। कभी बोलते हैं पकौड़ा बेचिए, कभी बोलते हैं आप लोग खिलौने बनाइए, और एक तरफ स्टार्टअप इंडिया बोलते हैं, एक तरफ स्टैंड अप इंडिया बोलते हैं, एक तरफ स्कैम इंडिया बोलते हैं, एक तरफ स्किल इंडिया बोलते हैं। तो मैं मानता हूँ कि एक तरफ से कंपटीशन कराया गया, एमसीए किए हुए, बीसीए किए हुए, एमटेक किए हुए, बीटेक किए हुए नौजवान मारा घूम रहा। हमारे परिवार का बच्चा खुद 8,000, 9,000, 10,000 वो सिविल का उसने जो है डिप्लोमा लिया हुआ है। कोई भी कंपनी उसको जो है, चाहे वो मेट्रो की हो और चाहे वो आपके फील्ड बना रही हो क्रिकेट ग्राउंड का, इससे ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। और ये सब जवाब दिखाया गया 90 के टाइम पर नौजवानों को कि आपको कैंपस सिलेक्शन मिलेगा, आपको 72,000 रुपये तनख्वाह दी जाएगी, आपको 1,20,000 रुपये तनख्वाह दी जाएगी। इसके बावजूद भी कहीं कोई सही ढंग से जिंदा रहने लायक उनको कोई तनख्वाह नहीं दी जाए। इससे मैं बहुत व्यथित हूँ और इससे निराश भी नहीं हूँ। निराशा में ही आशा की किरणें छुपी हुई होती हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे देश का नौजवान, हमारे देश का किसान एक इस देश को संवारने और सजाने के लिए और भगत सिंह के सपनों का भारत बनाने के लिए निश्चित ही एक सही कदम, सही पहल लेगा। उसके बगैर मुझे नहीं उम्मीद है कि आज देश में जो राजनीति चल रही है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर, अगर किसी अपराधी को भी अगर उसके ऊपर केस किया जा रहा है तो उसका भी सांप्रदायिकरण किया जा रहा है कि देखिए मैंने फला अपराधी मुसलमान था, उसको मैंने ढहा दिया, और फला अपराधी ऐसा था तो उसके ऊपर अभी कार्रवाई होगी। तो ये इस तरीके की साजिश ये अच्छी बात नहीं है। देश को एक तरीके से विकटित ही करेंगी, देश को एक अच्छा देश बनाने की हालत में नहीं जाएंगे, मैं ऐसा सोचता हूँ। और मेरी लगभग अब 60 के करीब एक उम्र हो रही है, लेकिन मैं एकदम आशावादी व्यक्ति हूँ और मुझे आशा है कि ये मेरे मन की पीड़ा है और मेरे मन की आशा भी है, और जो देश में हो रहा उसके प्रति एक खींच भी है, एक गुस्सा भी है कि हमारे शासकों को ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे देश शासकों को अपने देश का निर्माण करना चाहिए। कैसे प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे? एक तरफ वो मेक इन इंडिया की बात करते हैं और राफेल लाते हैं फ्रांस से। अपने देश में क्यों नहीं बनाते हैं फाइटर? आप बोलते हैं कि चारों तरफ से मेरे दुश्मन मुझे घेर रहे हैं और भारत में कभी भी आक्रमण कर रहे हैं, वो कर भी रहे हैं और हमला बोल देंगे। तो आप तो अपने देश में कुछ बनाते नहीं हैं और फ्रांस से ले आते हैं। अभी आपने राइफलों का ऑर्डर दे दिया है अमेरिका को, तो इस देश का नौजवान कहाँ से काम करेंगे? हमारे देश में ब्रिटिश पीरियड से तमाम सारी स्माइल गन फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ अच्छे हथियार बनाए जा सकते हैं, यहाँ टैंक बनाए जा सकते हैं। हमारे यहाँ HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है, हमारे पास इसरो है जो इस देश की जनता ने खड़ा किया है और सरकारों ने उसको आगे कुछ बढ़ाने का काम किया। उसके बावजूद भी हमारे देश का पैसा क्यों जाए बाहर? तो मेक इन इंडिया आपने बना दिया। मेक इन इंडिया की आप बहुत बात करते हैं, तो मेक इन इंडिया में क्या कर रही है सरकार? उसकी उपलब्धि बताए। जब जिन लोगों ने यही सारे बातें बतला करके लोगों को, पिछली सरकार जो थी यूपीए की, यही सारी बातें वो भी बहला करके, उन्होंने भी पिछले भी शासन किए हैं 55 साल, 60 साल और 10 साल फिर भी किया, उन्होंने भी वही काम किया। मुझे तो बड़ी हंसी आती है कि 2014 का जब चुनाव हो रहा था तो नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे कि जितना पूंजी निवेश मैंने गुजरात में कराया उसने उतना यूपीए गवर्नमेंट ने पूरे देश में नहीं कराया। ये उनका कथन था। तो अब क्या एकमात्र रास्ता इस देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को ला करके, पूंजी निवेश करा करके और ठेका मजदूर बना करके, और आपका सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि आप 18,000 से कम न दें, और यहाँ का नौजवान जब उस फैक्ट्री में जाता है तो उसको 8,000, 9,000 दिया जाता है और 12 से 16 घंटे काम किया जाता है। तकलीफ तो तब होती है कि हमारे देश के केंद्रीय मंत्रियों ने, हमारे प्रांत के प्रांतीय मंत्रियों ने कहा कि चीन से 300 कंपनियां जो है चीन छोड़ करके जा रही हैं,
तो ये हमारे लिए एक अवसर है। भारत सरकार भी बोल रही कि हमारे लिए एक अवसर आया है कि हम तमाम सारी ऐसी कंपनियों को भारत में ला करके पूंजी निवेश कराएं और उनको सिंगल विंडो गारंटी दे करके बोला कि अब हम काम के घंटे 12 भी कर देंगे, और सरकारों ने काम के घंटे 12 भी कर दिया। इतने अंतर्राष्ट्रीय नियम बने हुए, आपने ILO से नहीं पूछा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से, कि भैया ये काम के घंटे 12 जो 8 किए गए पूरी दुनिया में, जिसके लिए कई लाख लोगों ने अपनी जान दी, और ये सरकार यदि जनता का फायदा चाहती है, इस देश के बेरोजगार मजदूरों का फायदा चाहती है, तो 12 घंटे का कानून किस लिए इन्होंने बनाया? हालांकि उसके लिए कुछ बुद्धिजीवियों ने हाईकोर्ट में भी केस कर रखा है, उनका ऐतराज है, और वो राष्ट्रपति के यहाँ भी और राज्यपाल के यहाँ भी उसको फाइनल रूप देने के लिए भी वो पड़े हुए हैं। तो ये विडम्बना है, इस देश का नौजवान 12 घंटे वो काम करेगा तो कितना वो बीमार होगा, कितना वो मानसिक रूप से मजबूत होगा, और वो कितना वो स्वस्थ होगा। ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों की धज्जी उड़ाई जा रही है हमारे देश में, नहीं कुछ। अभी आप सुन रहे थे सूरजपाल जी की वह पीड़ा जो राष्ट्रीय परिदृश्य आज दिखाई दे रहा है, उस पर आपने एक अपना विस्तृत विचार प्रस्तुत किया है, और फिर हम इस पर आगे बात करेंगे, इनका समाधान कैसे हो सकता है, अगले एपिसोड में बात आएगी। तो आपने हमको समय दिया, बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप लोग इतनी दूर से आए और मुझ जैसे कम पढ़े लिखे इंसान से आपने मेरा इंटरव्यू दिया, इसके लिए मैं बड़ा आभारी हूँ आपका कि